हेलो दोस्तों। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ डीएचए एमओएच हाथ ओएमएसबी एमओपीएच एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट डन बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? कौन सी वैक्सीन है जो आईएम रूट से नहीं देते हैं? तो वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन बी। मीजल्स वैक्सीन है जो हम आईएम रूट से नहीं देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A man is being discharged from the general appendectomy. The precautionary measures plans are discussed with him. What is the most important desired outcome after? ऑप्शन देखें। ए यूज पेन मैनेजमेंट टेक्निक अप्रोप्रिएट। ऑप्शन बी रिज्यूम ग्रेजुअल एक्टिविटीज एंड अवॉइड वेट। ऑप्शन सी रिमेन्स फ्री ऑफ पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। ऑप्शन डी रिपोर्ट फीवर रेडनेस और ड्रेनेज फ्रॉम। देखिए, ये पूछा है कि एक मेन है जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जिसको क्या हुआ है, जनरल अपेंडेक्टोमी हुआ है। ठीक है, उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है डिस्चार्ज। जो प्लानिंग की जा रही है वो डिस्कस की जा रही है किसके, पेशेंट के साथ में। तो इसमें पूछा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम क्या चाहते हैं कि हम क्या चाहेंगे कि हमें क्या देखने को मिलना चाहिए दोबारा वो जब भी रिविजिट पे आए, जब भी फॉलो अप के लिए आए तो हमें क्या देखने को मिलना चाहिए, ये पूछा है। ये अभी डीएचए की एग्जाम में आया है, हाथ की एग्जाम में आया है, ओएमएस भी में आया है और एमओपीएच में आया है। इन एग्जाम में पूछा गया इसी जुलाई मंथ में। तो देखिए, हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हो जिसकी सर्जरी हो तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, आगे से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम उसके साथ डिस्कस करते हैं उसके केयर प्लान के लिए। तो यहाँ पे भी हम यही चाहेंगे कि जो भी उसको सर्जरी के बाद उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए, यानी कि नहीं आनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन्स फ्री ऑफ पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर। Next question, second number. A 33-month-old infant is admitted to the emergency department या ED with fractured arm. The mother indicated that while the child was crawling, fell down the stairs and broke his arm. Which of the following observation would lead the nurse to suspect that this is a victim of abuse? ऑप्शन देखें। ए improper explanation of the cause of injury। ऑप्शन बी child is appears malnourished। ऑप्शन सी pattern and shape of injury। ऑप्शन डी age inappropriate injury। एक बच्चे को लेके आए पेरेंट्स, एक बच्चे को लेके आए जिसकी एज है ओनली 33 मंथ्स। ठीक है, अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास आया है जिसको क्या है, फ्रैक्चर्ड आर्म है, आर्म फ्रैक्चर हुआ है उसका। लेकिन उसकी मदर है वो बोलती है कि क्राउलिंग फेल डाउन द एयर एंड ब्रोकन हिज आर्म, इनकी वो चेयर स्टेयर से गिर गया है और उसकी आर्म ब्रोक हो गई है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो ये बताता है कि विक्टिम है वो एब्यूज्ड है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो डाउट पैदा करता है कि विक्टिम है जो बच्चा है वो एब्यूज का शिकार हुआ है? ये डीएचए में आया है, सऊदी एमओएच में आया है, खाद में आया है, एनएचआरए में आया है।
कौन सा ये सेंटेंस इंडिकेट करता है कि विक्टिम है वो एब्यूज का शिकार है? तो देखिए, बच्चे की एज है ओनली 33 मंथ्स। तो ऐसे वाले कंडीशन में उसकी केयर करनी भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, इसकी केयर करनी बहुत जरूरी है एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंजरी है उसके एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एज इन अप्रोप्रिएट इंजरी। एज के अकॉर्डिंग इंजरी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इतनी बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए 59-year-old woman is admitted in the medical. Her arm and legs muscular strength progressively decrease within 1 year. She patterns and has difficulty in swallowing. Which of the following nursing diagnosis requires? ऑप्शन देखें, ए disturbed activity of daily living due to weakness. Option B, a risk of choking due to disturbed swallowing. Option C, weakness and fatigue due to lower muscles. Option D, disturbed breathing due to chest muscles. 59 ईयर वुमन है, 59 ईयर वुमन है जो एडमिट है अपने पास मेडिकल वार्ड के अंदर। उसकी आर्म एंड लेग्स मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर से, लास्ट 1 साल के अंदर उसकी जो आर्म्स और लेग्स की जो पावर थी वो कम हो गई है, क्योंकि कमजोर हो गई है पेशेंट। सी पैटर्न्स एंड डिफिकल्टी इन swallowing। सी पैटर्न, ये चीज फोकस करने वाली। डिफिकल्टी इन swallowing, swallow करने में डिफिकल्टी आ रही है। व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर्ड, यहाँ पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एनएचआरए में आया है, ओएमएसबी में आया है, इसी जुलाई मंथ में। तो कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी? तो मेन चीज है, देखो यहाँ पे swallowing में डिफिकल्टी हो रही है, निगलने में डिफिकल्टी हो रही है, कुछ भी खा रहा है तो वो निगलने में इसको डिफिकल्टी हो रही है। तो मोर चांस है कि उसको चॉकिंग हो सकता है, खाना फंस सकता है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो होगा रिस्क ऑफ चॉकिंग ड्यू टू डिस्टर्ब सॉलोइंग। सॉलोइंग डिफिकल्टी की वजह से वो एस्पिरेट कर सकता है फूड को, चॉकिंग हो सकता है उसको। ठीक है, फंस सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फंस सकता है खाना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Next question, 4 number. A nurse manager is preparing and writing a plan for dealing disasters code red. Which procedure is the top priority for the nurse manager the plan? Option देखिए, A patient relocation, option B patient education, option C infection control, option D staff orientation. एक नर्स मैनेजर है जो प्रिपेयर कर रहा है राइटिंग प्लान फॉर डीलिंग विद डिजास्टर। डिजास्टर में कौन सा? कोड रेड। कोड रेड किसके लिए यूज होता है? कोड रेड यूज होता है फायर के लिए। फायर की कंडीशन में कोड रेड यूज करते हैं। ओके, कोड रेड के लिए वो रिटर्न में एक प्लान बना रहा है। तो इसमें पूछा विच प्रोसीजर इज टॉप प्रायोरिटी फॉर द नर्स मैनेजर टू प्लान। टॉप प्रायोरिटी में क्या किस प्रोसीजर को वो, कौन सा प्रोसीजर है जिसको टॉप प्रायोरिटी में रखेगा वो मैनेजर है जो अपने प्लान में कौन से प्रोसीजर को टॉप प्रायोरिटी में रखेगा? ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है। इसी पिछले जुलाई मंथ में ये इन एग्जामों में आया है। तो बताइए कौन से किस चीज को टॉप प्रायोरिटी रखेंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम स्टाफ ओरिएंटेशन को। जब स्टाफ ओरिएंटेड रहेगा तभी तो वो सिक्योर कर पाएगा पेशेंट्स को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो मेन प्रायोरिटी है वो दी जाएगी टॉप प्रायोरिटी स्टाफ ओरिएंटेशन, और स्टाफ को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, ओरिएंटेड करवाएगा इसके बारे में। क्लियर?
Next question, 5 number. A 30-year-old man was brought to the hospital by ambulance. He fell down of a height of 10 meters. He was mechanically ventilated. A Glasgow Coma score showed a level of 6. The nurse is observed for any changes in perceptual, sensory, or cognitive. Which of the following is an expected patient's response at this time? ऑप्शन देखें. ए reacts towards painful stimuli. Option B uses incomprehensive words. Option C exhibit no motor response. Option D slowly obey commands. 30-year-old पेशेंट है, मेल पेशेंट है, 30 ईयर ओल्ड, हॉस्पिटल में आया थ्रू एम्बुलेंस. क्यों आया है? क्योंकि वो गिर गया है, फेल डाउन हो गया हाइट ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर की हाइट से वो फेल डाउन हो गया है. 10 मीटर की हाइट से वो गिर गया है. समझ रहे? ही वॉज मैकेनिकली वेंटिलेटेड. इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा गया है. एक ग्लासगो कोमा स्केल शोर द लेवल 6. ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर किया गया है तो वो आ रहा है 6. द नर्स इज ऑब्जर्व फॉर एनी चेंजेस इन परसेप्चुअल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव. इनकी नर्स है वो ऑब्जर्व कर रही है कोई भी चेंजेस ऑफ परसेप्चुअल, सेंसरी और कॉग्निटिव रेस्पॉन्स के लिए वो चेक कर रही है. तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड पेशेंट रेस्पॉन्स एट दिस टाइम. इस टाइम पे पेशेंट का रेस्पॉन्स क्या होगा? लेवल कितना आ रहा है? 6. जीसीएस लेवल कितना आ रहा है? 6 यहाँ पे. तो बताइए कितना होना चाहिए, क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए जीसीएस 6 पे? जीसीएस 6 पे क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए? कुवैत एमओएस डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और एमओपीएच में ये देखने को मिला है जुलाई मंथ में. ठीक है, जुलाई मंथ में ये सब में देखने को मिला है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है इस यहाँ पे ग्लास को स्केल पे कितना आ रहा है? यहाँ पे ग्लास को स्केल पे आ रहा है 6 ओनली. तो इस वाली कंडीशन में यानी कि यदि उसको पेनफुल स्टिमुलाई देंगे तो उसके लिए रिएक्ट करेगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ए, रिएक्ट्स टुवर्ड्स पेनफुल स्टिमुलाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर. ए 8-year-old child was admitted with suspected appendicitis. A nurse was evaluating the child's condition and the mother stated that the child did have his bowel movement for the past 2 days and requested for laxative. What is the risk of giving laxative to patient with appendicitis? ऑप्शन देखें. ए डायरिया. ऑप्शन बी रप्चर. ऑप्शन सी फीवर. ऑप्शन डी पेन. एक 8-year-old पेशेंट अपने पास. पेशेंट एज इज 8 ईयर ओनली. ठीक है, 8-year-old पेशेंट है जिसको सस्पेक्ट है. सस्पेक्ट है किसको? अपेंडिसाइटिस. हमें लगता है कि उसको अपेंडिसाइटिस है. ए नर्स वाज इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड कंडीशन. नर्स है उसकी चाइल्ड की कंडीशन को इवैल्यूएट कर रही है और उसकी मदर है वो उसको बोल रही है कि उसको बाउल मूवमेंट नहीं हुआ है पास्ट 2 डेज से. ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर लेग्जेटिव. उसके मदर बोल रही है कि उसको लेग्जेटिव की रिक्वायरमेंट है. लेकिन इसमें क्या बोल दूंगा, पूछा क्या इसमें, व्हाट इज द रिस्क फॉर गिविंग लेग्जेटिव. यदि लेग्जेटिव उसको देंगे तो उसका क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? अपेंडिसाइटिस यदि हुआ, उसको अपेंडिसाइटिस हुआ, उसको लेग्जेटिव हमने दे दिया है, तो वहां पे क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, ये पूछा है इसमें. ये क्वेश्चन डीएचए में आ चुका है, एमओपीएच में आ चुका है, ओएमएस में आ चुका है इसी जुलाई मंथ में ये इन एग्जामों में आया हुआ है. बार बार पूछे जाते हैं ये सारे के सारे. तो बताइए
क्या रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा? यदि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को हमने लेग्जेटिव दे दिया है तो यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? देखिए, यदि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को लेग्जेटिव देंगे तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, स्टूल का प्रेशर वहां पे बढ़ेगा तो चांसेस है कि वहां पे अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाए। ठीक है, प्रेशर की वजह से वहां पे रप्चर होने के चांसेस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रप्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। What major factor should alert a nurse to discontinue the sponge bath for an infant who is febrile? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी mottled skin, ऑप्शन सी टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी शिवरिंग। आई थिंक ये सबके लिए इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट द मेजर फैक्टर जिसमें नर्स को अलर्ट रहना है, किसके लिए? डिसकंटिन्यू द स्पंज बाथ। कब? जब इन्फेंट है फेब्राइल, पेशेंट फेब्राइल, बच्चा है अपने पास, पेशेंट नहीं बोल सकते इसको, एक इन्फेंट है, इसको इसको स्पंज करवा रहे हैं, स्पंज बाथ करवा रहे हैं, तो किस कंडीशन के अंदर, कौन सा मेजर फैक्टर है उसके अंदर उसको स्पंज बाथ हम स्टॉप कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे या स्टॉप कर देंगे? किस कंडीशन में हम स्पंज बात है बच्चे के डिसकंटिन्यू कर देंगे? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और ये एमओपीएच में आया है। इन एग्जामों में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे किस कंडीशन में, यदि बच्चे को शिवरिंग हो रही है, ऐसे वाले कंडीशन में हम स्पंज बात देना बंद कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। While planning for discharge education for a mother or rickets, the nurse knows to include the need for an adequate. Which food should the mother choose for her child? ऑप्शन देखें, ए orange and tomatoes, option B potato and squash, option C egg yolk and fish, option D milk and yogurt। वाइल प्लानिंग ऑफ डिस्चार्ज सिचुएशन, इनके प्लान कर रहे हैं डिस्चार्ज के लिए, पेशेंट है जिसके लिए, बच्चे के लिए डिस्चार्ज सिचुएशन प्लान कर रहे हैं, मदर उसके मदर या रिकेट्स को दे रहे हैं, उसके रिलेटिव्स को डिस्चार्ज एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी चीज को, उसमें क्या क्या चीज है उनको एडिक्वेट जरूरत है, उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है इसके बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसमें विच फूड, कौन सा फूड है मदर चूज करेगी फॉर हर चाइल्ड, कौन सा फूड है जो बच्चे को क्या है, बच्चे को देगी रिकेट्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए कौन सा फूड यहाँ पे चूज करेगी मदर? ये डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है। देखिए यहाँ पे जो मदर चूज करेगी वो फूड होगा एग योक एंड फिश। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन when standing upright, hum on the upper back in the past year slightly shorter. The doctor has suggested tests to what is the best appropriate intervention. ऑप्शन देखें, ए instruct the patient in the use of prescribed magnesium supplements, option B have the patient sleep dropped on to pain, option C instruct the patient in the use of vitamins, option D prepare the patient for a CT scan of both। एक पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है पेन वेन स्ट्रेंथिंग अपराइट हम्स ऑन द अपर बैक के अंदर, लेकिन पास्ट ईयर से वो है स्लाइटली शॉर्टर हो गया है। डॉक्टर है उसको टेस्ट सजेस्ट करता है, तो इसे पूछा है कि कौन सा टेस्ट है, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कौन सा अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है वो बेस्ट रहेगा, कौन सा इंटरवेंशन इसके लिए
बेस्ट रहेगा, ये पूछा है। ये आया एमओपीएच, ओएमएसबी और हाथ के एग्जाम में। कौन सा इंटरवेंशन है जो बेस्ट रहेगा इसके अंदर? डॉक्टर क्या कर रहा है, पहले तो ये देखिए, डॉक्टर कर सजेस्ट कर रहा है टेस्ट के लिए, तो टेस्ट तो करवाना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ए सीटी स्कैन ऑफ फॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, ए 12-year-old child has been diagnosed with diabetes insipidus, which of the following is disorder? ऑप्शन देखिए, ए posterior pituitary, ऑप्शन बी anterior pituitary, ऑप्शन सी adrenaline medulla, ऑप्शन डी adrenaline cortex। 12 ईयर चाइल्ड है, चाइल्ड एज इज ओनली 12 ईयर, वो डायग्नोसिस हुआ है डायबिटिक इंसिपिडस। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, किस डिसऑर्डर की वजह से ये डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है, किस डायग्नोसिस की वजह से ये हो सकता है? किस डायग्नोसिस की वजह से यहाँ पे हो सकता है ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछा गया है डीएचए के अंदर, सऊदी एमओएच, एंड इसके साथ में ओएमएसबी में पूछा गया है, और एनएचआरए में पूछा गया है। इन चारों एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए किस डिसऑर्डर की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है? तो डायबिटिक है वो डायरेक्टली डायबिटीज को अफेक्ट करता है, या बोलते हैं इंसुलिन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस है, तो यहाँ पे इसके लिए आएगा अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है, वो हेल्प करता है किसके लिए, ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, डाइजेस्ट बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होने के लिए हेल्प करता है, तो यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंसुलिन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, ए 69-year-old patient was discharged from instruction to have follow-up physiotherapy session paralysis as a result of the brain stroke. A few physiotherapy sessions, he showed fast recovery. Sadly, that despite his progress, he will remain. Which of the following should be the priorities patient? ऑप्शन देखें, ए सपोर्ट फॉर हेल्थ मेंटेनेंस, ऑप्शन बी इंक्रीज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन सी आइडेंटिफाई कोपिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन डी एनहेंस सेल्फ स्टीम। एक 69 ईयर ओल्ड पेशेंट है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो डिस्चार्ज है, अ, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है फॉलो फिजियोथेरेपी सेशन फॉर पैरालिसिस एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उसको पैरालिसिस हुआ है, जिसकी वजह से उसको फिजियोथेरेपी सेशन ज्वाइन करने के लिए बोला है। इसे देख आगे क्या देखा है, ए फ्यू फिजियोथेरेपी सेशन ही शोर द फास्ट रिकवरी। कुछ फिजियोथेरेपी सेशन लेने के बाद वो फास्ट रिकवर कर रहा है, पेशेंट है फास्ट रिकवर कर रहा है। इसे बोलते हैं सडनली दैट डिसअपियर हिज प्रोग्रेस ही द रिमेन्स, यानी कि उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी रिमेन है। तो इसे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट, यानी कि वो अच्छे से रिकवर कर रहा है, फिजियोथेरेपी के कुछ सेशन दिए हैं तो वो अच्छे से रिकवरी कर रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या रखेंगे पेशेंट के लिए, ये पूछा है। क्या प्रायोरिटीज रखेंगे? कुवैत एमओएच, एमओपीएच, एनएचआरए, ओएमएसबी। इन एग्जामों में पूछा गया है जुलाई मंथ में ये। तो बताइए कौन से किस चीज को, कौन से प्रायोरिटी रखेंगे, पेशेंट की कौन से प्रायोरिटी को हम ज्यादा फोकस करेंगे? तो यहाँ पे देखिए,
उसको फिजिकल थेरेपी दे रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फिजियोथेरेपी सेशन दे रहे हैं, तो उसमें वो अच्छा रिकवर कर रहा है, कुछ सेशन में वो अच्छा रिकवर कर रहा है, तो जरूरत है कि उसको एक्सरसाइज को और बढ़ाया जाए, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ताकि वो अच्छे से और ज्यादा प्रमोट कर सके अपनी हेल्थ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेशेंट ट्रीटिंग विद टीपीएन, what is the first action the nurse should be observed? ऑप्शन देखिए, ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। पेशेंट ट्रीट रहा टीपीएन, टोटल पेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा ट्रीट हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट एक्शन टू नर्स शुड बी ऑब्जर्व, सबसे पहले नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और ओएमएस भी में आया है। कब? जुलाई मंथ में। इन चीजों में, तो टीपीएन चल रहा है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या ऑब्जर्व करने में देंगे, सबसे ज्यादा हम क्या चीज, सबसे पहले हम क्या चीज चेक करेंगे। टीपीएन दे रहे हैं, तो टीपीएन की कंडीशन में हो सकता है कि उसका शुगर लेवल अप होगा, टीपीएन में होगा ही होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा ही होगा, यदि टीपीएन चलेगा तो शुगर इंक्रीज होगा ही होगा, तो ऐसे वाली कंडीशन में पेशेंट का हाइपरग्लाइसीमिया देखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question 13 number. A nurse diagnoses a patient with readiness for the. The diagnosis is classified within which of the nursing diagnosis? Option देखिए, A wellness nursing diagnosis, option B possible nursing diagnosis, option C acute nursing diagnosis, option D risk nursing diagnosis. Nursing diagnosis. A patient with रेडीनेस, एंड साथ में डॉट डॉट करके दिया, तो इसमें क्या पूछा है, डायग्नोसिस इज क्लासिफाइड विद इन विच ऑफ द नर्सिंग, यह किस नर्सिंग डायग्नोसिस में क्लासिफाई किया गया है, रेडीनेस किस नर्सिंग डायग्नोसिस में क्लासिफाई किया गया है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, खाद में आया है, एमओपीएच में आया है, जुलाई मंथ में। तो बताइए विच ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, किस क्लासिफिकेशन में नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड, ए इन्फेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू नॉट। ऑप्शन देखिए, ए swallowing difficulties, option B current jelly like stool, option C प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन डी डायरिया। इसी से समझ जाओ, बच्चा है जिसको है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो इसमें क्या नोट करने को, क्या देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, बताइए क्या देखने को मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस में देख पा रहे हैं, तो वो क्लोज क्लोज हो जाता है, तो ऐसे वाली कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा वोमिटिंग देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अपने वीडियो में भी, और एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसी जुलाई मंथ में ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, खाद की एग्जाम में आया है, ओएमएस में आया है, और एमओपीएच में आया है। इसी जुलाई मंथ में ये इन एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर, a progressive enlargement of a multinodular tracheal compression including pain at the site of the ear and jaw, difficulty swallowing, change of peer breath by compressing the esophagus. There is in otherwise the patient is at risk. What is the preferred treatment? ऑप्शन देखें, ए
सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ abnormal thyroid, option B radioactive iodine treatment, option C thyroid hormone treatment, option D iodine treatment. Progressive enlargement and multinodular, go to tracheal compression, ट्रेकिया को कंप्रेस कर रहा है, दबाने लगा है, ट्रेकिया को कंप्रेस करने लगा है, एंड वहां पे पेन भी है साइड पे, एंड साइड पे पेन के साथ साथ ईयर जो में भी पेन है, डिफिकल्टी हो रही है स्वालोइंग में, एंड उसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, एंड कंप्रेस द इसोफेगस, इसोफेगस को भी वो दबा रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, अदरवाइज रिस्क रहेगा पेशेंट को। ठीक है, तो व्हाट द परफॉर्म ट्रीटमेंट, ऐसे वाले कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, तो ये ट्रीटमेंट नहीं दिया किया गया तो पेशेंट को रिस्क रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी रह सकता है। ये सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है। इन एग्जामों में अभी जुलाई मंथ में ये पूछा गया था। तो बताइए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ गई है, अब ये सारी साइन सिम्टम इंडिकेट करें थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो अबनॉर्मल थायराइड है उसका सर्जरी करना, सर्जिकल रिमूवल ही बेस्ट चॉइस है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा ए, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ अबनॉर्मल थायराइड, अबनॉर्मल थायराइड है उसको रिसेक्शन कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एन 18-year-old male college student was roast fainted at the school. He complains of severe pain in right lower quadrant, upper palpation. He jerks even with sample was obtained. What is the most likely diagnosis of this patient? ऑप्शन देखें, ए duodenal ulcer, बी liver cirrhosis, ऑप्शन सी kidney stones, ऑप्शन डी appendicitis। 18-year-old मेल पेशेंट अपने पास, 18-year-old मेल पेशेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है वो। ठीक है, उसको क्या है, अरेस्ट फेंटेड स्कूल के अंदर उसको फेंटेड रेसिस है, एंड ही कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर उसको सीवियर पेन कंप्लेन कर रहा है। अपॉन पाल्पेशन, पाल्पेशन किया गया है तो वो जर्की इवन द, इनकी जब भी पाल्पेट किया गया है तो उसके पेन है। ठीक है, ये इसके साथ में सॉरी, एंड सैंपल आवाज ऑप्टेन, सैंपल है वो ले लिया गया था। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब देखिए ये चीज है ना, इस क्वेश्चन में ये पेन कहाँ पे है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, तो यही इंडिकेट करता है किस चीज का क्या डायग्नोसिस हो सकता है इसका, ये चीज इंडिकेट करता है कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है इसका। तो राइट क्वाड्रेंट में पेन कब होता है ये सबको पता है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में पूछा गया है, और ओएमएस में ये पूछा गया है। ठीक है, इन एग्जामों में ये अभी जुलाई मंथ में ही पूछा गया है। तो बताइए क्या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है अपेंडिसाइटिस। जाहिर सी बात है, राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट में अपने अपेंडिक्स होता है, और सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे अपेंडिक्स के आ रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपेंडिसाइटिस होगा यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर, ए नर्स enters the room of a patient who is on ECG monitor. The patient complains of not feeling well. See image. What is the most likely interpretation? ऑप्शन देखें, ए ventricular tachycardia, ऑप्शन बी ventricular fibrillation, ऑप्शन सी normal sinus rhythm, ऑप्शन डी sinus tachycardia। एक नर्स है, इंटर करती है एक रूम में, पेशेंट जिसको ईसीजी मॉनिटर चल रहा है, पेशेंट है, अब कंप्लेन कर रहा है नॉट फीलिंग वेल, यानी कि पेशेंट है अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो इसमें पूछा है कि मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब
ईसीजी दे रखी है, ईसीजी को देख के हमें पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन हो सकती है। इससे पहले बता दूं आपको कि ये डीएचए में पूछा गया है, अभी सऊदी एमओएच में भी आया है, ये कुवैत एमओएच में भी आया है, एनएचआरए में भी आया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब ईसीजी देखो, ईसीजी के अंदर क्या है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये आ रहा है टी। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल ईसीजी क्या होती है नॉर्मल ईसीजी में क्या होता है, ये गया, पी आता है, ठीक है, फिर क्यू आर, नीचे जाओगे फिर एस और टी वेव, पी क्यू आर एस टी भी बोलते हैं, इसको टी भी बोलते हैं। लेकिन अपना जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, ये यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पी है, क्यू डाउन चला गया, आर थोड़ा सा ऊपर जाके एस बिल्कुल डाउन चला गया है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्यू आर एस, ये चीज देखने को, ये अब नॉर्मल है बिल्कुल, क्यू आर एस बिल्कुल अब नॉर्मल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ये इंडिकेट करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, नर्स मैनेजर फर्स्ट डे इन न्यू हॉस्पिटल विल, ऑप्शन देखें, ए इंट्रोड्यूस प्लान एंड स्ट्रेटजी to top manager in hospital, option B observation for 3 months before being work, option C introduce himself to staff, option D none of these। नर्स मैनेजर का यहाँ पे फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले इनकी न्यू हॉस्पिटल में एक नर्स है, नर्स मैनेजर है, उसका फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, डीएचए में देखने को मिला है, एमओपीएच में देखने को मिला है, सऊदी एमओएच में भी आया था ये, और एनएचआरए में भी आया था इसी जुलाई मंथ में। तो फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले न्यू हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स मैनेजर का फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे पहले वो ओरिएंटेड करेगी स्टाफ के साथ, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टाफ क्या है, तो ऐसे वाले कंडीशन में अपने आप को ओरिएंटेड करेगी विद स्टाफ। स्टाफ को नहीं मालूम है कि नया मैनेजर आया है कि नहीं आया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू स्टाफ, यानी कि खुद को स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नर्स कम्युनिटी विजिट स्कूल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू फोकस ऑन, ऑप्शन देखें, ए बाइसिकल सेफ्टी, ऑप्शन बी डेली एक्टिविटी, ऑप्शन सी स्पोर्ट सेफ्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक नर्स कम्युनिटी है जो विजिट करे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किस टॉपिक पे वो फोकस करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस टॉपिक पे वो फोकस करेगी, ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में भी आया है, इसके साथ साथ डीएचए और हाद में भी देखने को मिला है इसी जुलाई मंथ में। तो देखिए स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट को सबसे ज्यादा शौक होता है बाइसिकल का, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ्टी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ध्यान दिया जाएगा बाइसिकल सेफ्टी पे, ठीक है। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं साइकिल तो चाहिए ही चाहिए, उसको सबसे पहले साइकिल ही चाहिए होती है बच्चों को, तो ऐसे वाले कंडीशन में बाइसिकल सेफ्टी इज मस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेकिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन देखें, ए लव एंड बिलोंग्स, ऑप्शन बी इन अ ब्रीथ, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिकल नीड, ऑप्शन डी सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी। देखिए इसमें पूछा है कि टेकिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की टू नीड, मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग हायर प्रायोरिटी किस चीज को देंगे हम, ये पूछा है। अब इसमें भी ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है,
देखिए इसके अंदर यदि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये अभी-अभी डीएचए में पूछा गया था, खाद में पूछा गया था, एमओपीएच में पूछा गया था और कुवैत एमओएच में भी आया है ये। आई थिंक 2 जुलाई को आया था ये, जुलाई में। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यदि यही 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको प्रायोरिटी है वो देंगे हम किसको? प्रायोरिटी यहाँ पे ऐसी वाली कंडीशन में प्रायोरिटी देंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स को। ठीक है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, किसको देंगे? फिजियोलॉजिकल नीड। यदि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी देंगे इनफ ब्रीथ को। जब ये फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है उस कंडीशन में देंगे इनफ ब्रीथ। ओके, क्योंकि मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फिजिकल नीड्स को। उसके बाद यदि वो ऑप्शन में नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में हम दूसरा ऑप्शन देते हैं, वो है ब्रीथिंग को। ठीक है, इनफ ब्रीथ। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको, जैसे हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको देता हूँ। तो प्लीज़ आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए आप। मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दूंगा। आपको किसी प्रकार की प्रोसेस करना, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी एग्जाम बुकिंग करवानी है तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।